I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss about drawback of Dalton atomic theory. This is very important for class 11th standard students and this is lecture number 9. So students, without wasting time, let's start. तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 को, और लेक्चर 9 को हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और यू कैन से ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों, इसके पहले कि जैसे हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 टाइप थे उसको हमने अच्छे से स्टडी किया। इसके बाद अब हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करने चल रहे हैं इसके, और जब हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप को स्टडी किया, इसके बाद हमने स्टडी किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। तो लेक्चर 8 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब बच्चों, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने चल रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कमियां क्या थी, क्या क्या दिक्कतें थी, मतलब कहने का सेंस हुआ कि जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप को देखकर उन्होंने जो भी अपना रूल बनाया, तो उनके रूल में कुछ न कुछ कमी आई, तो उसी कमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग नोट कर लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आप हेडिंग नोट करेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद लिखेंगे द मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर नॉट पोस्टुलेट, सॉरी एक्चुअली हम लोग जो है पोस्टुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बेटा इस वीडियो में केवल लिमिटेशन मीन्स ड्रॉबैक हम लोग देखेंगे, कमियां देखते हैं कि इनकी थ्योरी में, इनके पोस्टुलेट में क्या क्या कमी थी। तो फर्स्ट ड्रॉबैक इनकी क्या है, देखिएगा। सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक है साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया, उनके एटॉमिक थ्योरी में कुछ न कुछ कमियां थी। उस कमी को हम लोग पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट कुड नॉट, इट कुड एक्सप्लेन। एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना कि ड्रॉबैक में ज़्यादा करके वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सो थोड़ा सा क्लियर करना। जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते मीन्स हुआ कि कोई साइंटिस्ट है, कुछ बता रहा है तो कुछ न कुछ कमी है, तो इसका मतलब उस चीज़ के बारे में उसने बताया नहीं, बताया भी तो गलत बताया, तो वही उसकी कमी है। तो ड्रॉबैक में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वैल्यू। इसका मतलब समझिए, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को जब दिया तो उनके एटॉमिक थ्योरी में कुछ न कुछ कमी थी। कमी कैसे हुई, जैसे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन को अच्छे से एक्सप्लेन किए, किसके बारे में एक्सप्लेन उन्होंने किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बेटा कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया, और उस एटॉमिक थ्योरी बेस्ड है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर टाइप। ओके, इसके बाद होता क्या है कि इन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दिया, इनके एटॉमिक थ्योरी में कुछ न कुछ ड्रॉबैक आई। उसी ड्रॉबैक को हम लोग पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में इनकी जो फर्स्ट लिमिटेशन थी क्या थी, बताया गया कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन लॉज ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूम को ये एक्सप्लेन सही से नहीं कर सके। कंफर्म हुआ ना? तो वही हम लोग देखते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है वो बच्चे देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में है इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट मींस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, बाय मास, बट फेल्ड, लेकिन जॉन डाल्टन फेल हो रहे थे। कहाँ पे फेल हुए, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वैल्यूम। लेकिन साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जब लॉज ऑफ गैसियस वैल्यूम को सही से बताना हुआ, तो उसको बताते समय इनका लॉज वहाँ पे फेल हो गया। वहाँ लॉज ऑफ गैसियस वैल्यूम को एक नाम से हम और जानते हैं, लॉज ऑफ गैसियस वैल्यूम को हम कहते हैं गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम, ठीक है। तो जब उसके बारे में इनको बताना हुआ तो वहाँ पे ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए
इनके लॉज में कुछ न कुछ कमी आ गई। कंफर्म हुआ बेटा? तो चलिए ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक बार और आप रिपीट करिए। फर्स्ट पॉइंट में है इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। इट मींस जॉन डाल्टन बहुत अच्छे से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास को अच्छे से एक्सप्लेन किए, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो रहे थे। कहाँ पे फेल हुए? टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने में फेल हुए। तो ये इनकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी। हम लोग चलते हैं सेकेंड ड्रॉबैक पे। सेकेंड ड्रॉबैक है बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन मींस साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए why atoms of different elements have different masses, size, valences। तो कहने का सेंस हुआ सेकेंड पॉइंट में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने बेटा दिया है सेकेंड पॉइंट में, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ये चीज नहीं बता पाए कि जैसे कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट, जैसे यहाँ क्या बता रहा है एक बार अच्छे से देखिए, फिर सुनेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन, जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड वैलेंसेस। कहने का सेंस ये हुआ साइंटिस्ट जॉन डाल्टन बेटा ठीक है कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे पहला तो मैं बताया, सेकंड पॉइंट में क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड पॉइंट में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी अलग अलग होंगे। तो वही कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम हैं उनका मास डिफरेंट क्यों है, क्यों उनका साइज डिफरेंट है। ठीक है भाई, डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनका, जैसे सपोज करिए बेटा हमारे पास दो एलिमेंट हैं डिफरेंट, एक क्लोरीन एटम है एक ऑक्सीजन एटम है। तो क्लोरीन एटम का मास कुछ और होगा, साइज कुछ और होगी, और दूसरा एलिमेंट कोई भी लो, एक क्लोरीन लो एक ऑक्सीजन। तो क्लोरीन एलिमेंट, जैसे मैं दो एलिमेंट लिया, एक क्लोरीन एलिमेंट और एक हमने लिया ऑक्सीजन एलिमेंट। तो क्लोरीन एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका साइज, उनकी वैलेंसी, उनका मास डिफरेंट है, एक है अलग है। और दूसरा जो एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है उसके जो एटम हैं उसकी साइज, उसका मास, उसका जो वैलेंसी ये क्लोरीन के एटम से डिफरेंट है। तो दो एलिमेंट क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और भी एलिमेंट लीजिए, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई भी एलिमेंट अलग अलग लीजिए, अलग अलग डिफरेंट काइंड के जो एलिमेंट हैं उनके अंदर में जो एटम्स हैं उन एटम का मास, साइज, वैलेंसी सब डिफरेंट क्यों है। ये चीज, इस चीज के बारे में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन सही से एक्सप्लेन नहीं कर सके। इस प्रकार से यह इनकी ड्रॉबैक हो गई। चलिए एक बार सेकंड पॉइंट में फिर से रिवाइज करा रहा हूं। दिया है सेकंड पॉइंट बच्चों, दिया है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज, वैलेंसीज एटसेट्रा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन। फिर से साइंटिस्ट जॉन डाल्टन कुछ चीज और एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ, ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। तो कहने का सेंस हुआ थर्ड पॉइंट में जो इनकी ड्रॉबैक है इसके बारे में बताया गया कि क्यों साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, थर्ड पॉइंट में है कि हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों, कैसे क्यों साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वह आपस में कंबाइन करके। देखिए बेटा ऐसा है, थर्ड पॉइंट में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन कुछ चीज नहीं बता पाए, नहीं एक्सप्लेन कर सके। क्या नहीं कर सके ये समझना है। तो थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, एटम बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में सही से जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से 1 2 3 ड्रॉबैक आप नोट करिए। 2 ड्रॉबैक और है, वीडियो को पॉज करके पहले नोट करो, इसके बाद 2 ड्रॉबैक में और नोट करता हूँ, आप जल्दी से पहले नोट करो। ओके बेटा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग 4th एंड 5th पॉइंट को देखते हैं। 4th पॉइंट क्या है आप देखिएगा। 4th पॉइंट हम लोग अभी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है। तो 4th पॉइंट में है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से है कि बताया गया आगे कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की ड्रॉबैक बहुत थी एटॉमिक्स थ्योरी में। तो 4th नंबर पे ड्रॉबैक है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। जॉन डाल्टन, ठीक है, एक्सप्लेन करने में फेल रहे। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन नेचर ऑफ फोर्सेस को बताने में एक्सप्लेन रहे कि कैसा नेचर ऑफ फोर्सेस, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस टॉपिक को बताना डाल्टन साहब भूल गए, इसलिए उनके ला में एक और ड्रॉबैक आई। इसलिए 4th पॉइंट आप नोट करेंगे, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर में जो एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में कई एटम्स होंगे, तो जो एटम्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं वो जो फोर्सेस होता है उस फोर्स को बताने में ठीक है, उस फोर्स को बताने में असफल रहे, एक्सप्लेन नहीं कर सके। कौन नहीं कर सके बेटा? साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इसलिए 4th पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर 5th। पॉइंट नंबर 5th इज 5th ड्रॉबैक बेटा इनकी, इट गेव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन को, इसका मतलब समझिए, इट गेव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। जॉन डाल्टन कोई सही से सेटिस्फाई करने वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। किसके बीच में? बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, ठीक है, कह रहा है साइंटिस्ट जॉन डाल्टन सही से सेटिस्फाई नहीं कर सके। किस चीज को नहीं कर सके? बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है, कंपाउंड के अंदर में जो डिफरेंट या जो कंपाउंड के अंदर में जो डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड, आप एलिमेंट बोले क्योंकि एलिमेंट है, तो आप बताएंगे इट गेव नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। बहुत बढ़िया। तो बताया गया ये कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन सही से बताए तो जरूर हो, लेकिन सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट में जो अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वह उनका मास, उनका वॉल्यूम, उनका जो है उनका मास, उनकी साइज, ये सब क्यों सेम है कि डिफरेंट है, कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सके, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। सो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, जैसे कि मैं आपको मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी तो एक टॉपिक और है आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, और मे भी सिलेबस में है कि नहीं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि साइंटिस्ट जॉन डाल्टन जिस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके, फिर उस चीज़ को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कुछ एक्सप्लेन किया। तो इसलिए आपको वो चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि भाई साइंटिस्ट जॉन डाल्टन में जो कमियां थी, उनके एटॉमिक थ्योरी में जो ड्रॉबैक थी, उसको दूर किसने किया? तो उसको दूर किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। किसने दूर किया बेटा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। इसलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। सो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ओके बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज कर चुके होंगे। अब मैं आपको अगला हेडिंग में नोट करा रहा हूँ। हेडिंग नोट करेंगे। एक्चुअली मैं हेडिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए।
एक्चुअली है क्या कि अभी आपने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, जैसे लॉज आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड देयर टाइप। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद साइंटिस्ट जॉन डाल्टन आए जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सही से स्टडी किया, और इसके बाद स्टडी करने के बाद उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दे दिया जिसका नाम रख दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमने साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग उनकी एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद हमने उनकी एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक हमने नोट किया, जो ड्रॉबैक मैंने आपको पॉइंट वाइज 5 पॉइंट में ड्रॉबैक था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इनके जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, इसमें जो ड्रॉबैक है इसको किसने दूर किया? इसको दूर किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। इसलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होगा कि उनके जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी में ड्रॉबैक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सुधारा गया। तो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद उसका नाम रख दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या रख दिया गया बेटा? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो वही हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। तो हम लोग, आप हेडिंग नोट करेंगे बेटा, हेडिंग है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और कॉपी पेन लेकर बैठिए। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपके दोस्त यार अगर कोई पढ़ रहा हो तो उनको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ओके। और कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा ज़रूर बता दिया करिए कि आपको वीडियो ठीक लगा, कि आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आई, ये सब चीज़ें बताइए, तो हमें एक फीडबैक मिलेगा आपका कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो चलिए आप बेटा हेडिंग नोट करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है क्या? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अभी मैं आपको बताया कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसी को मॉडिफाई कर दिया गया। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो कुछ कमियां थी उसको दूर किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन करने के बाद जो एक नई थ्योरी बनाई गई उसका नाम रख दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एंड कंफर्म हो गया बेटा? तो ये इसी को कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें आप नोट करेंगे क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, तो लिखिएगा द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर कॉल्ड, ठीक है, द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको जो मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करने के बाद जो न्यू थ्योरी आई उसका नाम रख दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ओके। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद अब हम चलते हैं पास्टुलेट के ऊपर, ठीक है, कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की मेन पास्टुलेट है क्या। तो देन यू कैन नोट डाउन the main postulate of modern atomic theories are, the main postulate of modern atomic theory are, modern atomic theory की main postulate क्या है? तो बेटा इसको हम लोगों को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। चलिए ठीक है, postulate के हम लोग सबसे फर्स्ट postulate देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जो फर्स्ट postulate है वो है एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। अच्छा समझिए, फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जो मॉडिफाई किया गया उसमें से जो ड्रॉबैक थी उसको दूर किया गया। दूर करने के बाद जो सबसे पहला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया गया, ठीक है, जो पहली थ्योरी दी गई जो पहली एटॉमिक थ्योरी दी गई, ठीक है, उसका नाम रख दिया गया, ठीक है, सॉरी नाम नहीं, उसको जैसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तो है ही है वो, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एटम्स इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल, इसका मतलब समझिए, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड, ठीक, एटम को आप बहुत लंबा कंसीडर मत करिए टू बी इंडिविजिबल, स्वयं इंडिविजिबल, स्वयं किसी एटम को आप बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करिए, कंसीडर मत करिए। क्यों? क्योंकि सेम काइंड के अगर एलिमेंट हैं तो सेम काइंड के एटम रखते हैं, और सेम काइंड के एलिमेंट हैं तो सेम काइंड के एटम हैं। तो जितने भी सेम काइंड के एटम एलिमेंट के अंदर में हैं, सबका मास फिक्स है, सबका वॉल्यूम फिक्स है, सबकी साइज फिक्स है, ओके। अच्छा, इसको अगर कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा हो कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, इसका मीन्स मैं नीचे नोट कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, नीचे दिया है, इट मीन्स एटम हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर,
एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। अगर ये लाइन कम समझ में आ रही हो तो नीचे मैं नोट किया हूं, वो समझ जाएंगे आप। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, इट मीन्स एटम हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एटम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। आगे, एंड मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम समझिएगा, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, देखिएगा अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, इट मीन्स एटम हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर and atoms are made up of subatomic particles like as electrons, protons और neutrons। So I hope आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। So students, आप वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, आप जल्दी से पॉज करिए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी को इरेज किया हूँ। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अच्छे से देखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। समझिएगा बहुत अच्छे से, पहली लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन देखिएगा बेटा। दिया है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं में मीन्स हो सकते हैं, नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। कहने का सेंस समझिए इसका। कह रहा है बेटा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ठीक है, में मीन्स सिमिलर हो भी सकते हैं, यहां समझिएगा, सिमिलर हो भी सकते हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केस है। तो समझिएगा, यही इनकी ड्रॉबैक थी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सके थे। तो इसीलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इसको सही से एक्सप्लेन किया, और इसको मैं भी आपको समझा रहा हूँ। आप एकदम परेशान मत होइए बच्चों, आप केवल देखिए, गारंटी आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। केवल आप अच्छे से वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। तो बेटा दिया है सेकेंड पॉइंट में है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, मीन्स सभी कंडीशन में, ठीक है, सभी डायरेक्शन में, सभी कंडीशन में सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकते हैं तो किस केस में, नहीं हो सकते हैं तो किस केस में। ऐसे एलिमेंट जिनका, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो किसी भी प्रकार का आइसोटॉप्स ना शो करे, आइसोटॉप्स ना रखे, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आइसोटॉप्स की कंडीशन को फॉलो ना करे, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सबका मास सेम होगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा, सब चीज सेम होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आइसोटॉप्स शो ना करे, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आइसोटॉप्स की कंडीशन को फॉलो ना करे। आइसोटॉप्स क्या है बेटा? आइसोटॉप्स मीन्स होता है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास डिफरेंट हो, वो कहलाता है आइसोटॉप्स। देन यू कैन से अबाउट आइसोटॉप्स दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट सेम एटॉमिक मास। I repeat again about isotopes. Those elements which have same atomic number but different atomic mass, then this type of elements are follow to condition of isotopes. It means, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, those elements which have same atomic number but different atomic masses are called isotopes. अभी मैं एग्जांपल बाद में भी आपको आइसोबार आइसोटॉप दोनों को अच्छे समझाऊंगा, अभी आप ऐसे नॉर्मल समझिए। तो बेटा कंडीशन क्या है, ऐसे एलिमेंट, कैसे एलिमेंट मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनके एटम्स का मास हर चीज फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स का मास चेंज होगा, तो कैसे होंगे? तो समझिए, ऐसे एलिमेंट जो आइसोटॉप्स रखते हैं, ठीक है, उनका मास या उनका और भी जो कंडीशन होगा वो डिफरेंट होगा, वो ऐसे एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो आइसोटॉप्स नहीं रखते हैं, ऐसे एलिमेंट जो आइसोटॉप्स नहीं रखते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो आइसोटॉप्स नहीं रखते हैं उनके जो एटम्स हैं उनका मास, उनका वॉल्यूम, हर चीज फिक्स होता है, ठीक है। तो देखिएगा, दिया है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम है में
कंडीशन हो भी सकता है, सिमिलर नहीं भी हो सकता है। सिमिलर नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब ऐसे एलिमेंट जिनके आइसोटॉप्स ना हो तो उनकी कंडीशन क्या होगी? उनके एटम की कंडीशन सिमिलर होगी। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो आइसोटॉप्स रखते हैं उनके एटम की कंडीशन सिमिलर नहीं होगी। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, देखिएगा। अब जैसे एक लाइन, अभी एक लाइन को मैं फिर से रिपीट करूं तब बताऊं। जैसे एक लाइन दिया है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर ये लाइन जिस बच्चों को समझ ना आए अभी मैं समझा दे रहा हूं फिर से। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, ये लाइन अगर कम समझ में आई हो तो इसका मतलब मैं नीचे नोट किया हूं। तो इस लाइन मींस क्या हुआ? ये लाइन अगर कम समझ में आई हो, देखिएगा, इट मींस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में पॉसेस डिफरेंट रिलेटिव मासेस। इसका मतलब समझिएगा, पहली वाली लाइन का मींस ये हुआ कि कह रहा है सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं में पॉसेस कर सकते हैं डिफरेंट रिलेटिव मासेस। मतलब ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे सेम काइंड के एलिमेंट, ठीक है, जिनके एटम्स डिफरेंट काइंड के मासेस रख सकते हैं। किस कंडीशन में रखेंगे बेटा? आइसोटॉप्स की कंडीशन में। अगर आइसोटॉप्स नहीं है तो डिफरेंट मासेस नहीं रखेंगे, सेम मासेस रखेंगे। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। हम दो डिफरेंट टाइप के एटम लेते हैं ऑफ क्लोरीन। हम क्लोरीन के दो डिफरेंट एटम लेते हैं, क्लोरीन एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम लेते हैं। जैसे एक क्लोरीन एटम क्या है? 17Cl35.5। ये देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। यहाँ पर 17 क्लोरीन 37। तो क्लोरीन दो टाइप का आइसोटॉप्स रखता है, क्लोरीन है आइसोटॉप्स। एक होता है 17Cl35.5, एक होता है 17Cl37। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आइसोटॉप्स यहाँ समझाइए। तो देखिए, दोज एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स which have same atomic number। फिर से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। those elements which have same atomic number but have different atomic masses are called isotopes। इसी को आइसोटॉप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ओके, क्लियर? तो ठीक है, जैसे दो क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन का मास 35.5 है, एक क्लोरीन का मास 37 है। तो एलिमेंट तो सेम है लेकिन एटम इनके अंदर जो है उनका मास डिफरेंट है। इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। सो बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो थर्ड थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी द्वारा थर्ड रूल थर्ड है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं में हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ आइसोबॉन्ड। खूब अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, पहले अच्छे से समझ लीजिए, नहीं मजा नहीं आएगा। थर्ड नंबर पे है बेटा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, ध्यान सुनिए फिर से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हो, ठीक है, में हैव सिमिलर वन, उनका सिमिलर वन मतलब सिमिलर टाइप के भी मास रख सकते हैं, ठीक है, और मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके मोर प्रॉपर्टीज। ये बस इतना समझिए, मेन लाइन यही है, मेन लाइन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं में हैव सिमिलर प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं और मोर प्रॉपर्टीज या और बहुत सारी प्रॉपर्टी रख सकते हैं। जैसे, लेकिन ये केस किसका केस है? आइसोबार का केस है। आइसोबार में बेटा आइसोटॉप्स का एकदम उल्टा होता है। आइसोबार के केस में आइसोटॉप्स का एकदम अपोजिट होता है। तो आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स मींस दोज एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses are called isotopes। आइसोबार में क्या है? इसी का उल्टा, those elements which have different atomic number but have same atomic masses are called isobar। तो बेटा ये लाइन जो थर्ड है कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में है सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। इट मींस ये केस, ये लाइन थर्ड लाइन बताई गई, ये आइसोबार के केस में बताई गई। किसके केस में? आइसोबार के। जैसे कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है सिमिलर वन
एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं रख सकते हैं सिमिलर वन टाइप की और मोर प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी या एक से अधिक प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आइसोबार, आइसोबार के केस में जैसे एग्जांपल है 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे दोज एलिमेंट, पोटेशियम एक एलिमेंट और एक एलिमेंट कैल्शियम, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर इसका 19 इसका 20 और एलिमेंट पोटेशियम कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास सेम हो वो आइसोबार है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट तो डिफरेंट हैं, लेकिन जैसे ये एलिमेंट पोटेशियम कैल्शियम अलग अलग है लेकिन दोनों एटम्स के मास सेम हैं। समझ में आ गया? तो थर्ड पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए, समझ लिए होंगे। मैं वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो बच्चों हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का 4 पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट है बच्चों, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। इट मींस एटम वह स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती है। क्या कर जाती है? पार्टिसिपेट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एटम वह स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम किसी एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो आप देखिएगा इसी रिकॉर्डिंग पॉइंट है 4, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको बच्चों 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट क्या है देखिएगा। 5th पॉइंट है द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। अच्छे समझिए बच्चों क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से। कह रहा है कि द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम, देखिए अच्छे से दिया है, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। इसका मतलब मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। इट मीन्स आप यहाँ एग्जाम्पल समझ लीजिए अच्छे से। एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे आप एक कंपाउंड बेटा शुगर लीजिए, तो शुगर आप ले लीजिए बेटा, शुगर का फार्मूला होता है C12, शुगर मीन्स चीनी, ठीक है, तो शुगर मीन्स चीनी, तो चीनी का फार्मूला बेटा है, शुगर का फार्मूला है C12H22O11। शुगर का क्या फार्मूला है? C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, तो एक काम करिए, अब इनके एटम्स का रेशियो आप देख लीजिए। जैसे बेटा एक कंपाउंड शुगर है, तो शुगर कंपाउंड है, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, जो कि फार्मूला दिख रहा है। अब इस फार्मूले में टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? टोटल एलिमेंट कितने हैं? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से 3 एटम आपको दिख रहा है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अब तीनों एटम का रेशियो देख लीजिए, लिख लीजिए द रेशियो ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप भी लिख लीजिए देख के, द रेशियो ऑफ कार्बन, यहाँ पे थोड़ा सही कर लिया जाए, द रेशियो ऑफ कार्बन के बाद यहाँ हाइड्रोजन आएगा, द रेशियो ऑफ कार्बन है एंड हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ कार्बन कामा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सही है बेटा, देखिएगा तो देखिएगा शुगर एक कंपाउंड है, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। इसके बाद कार्बन, इसमें कितने एटम है? 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम है, तीनों का रेशियो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज, तो देखिए कार्बन के सामने कितना है, कितना रेशियो है? 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। तो 12 किसका है बेटा? कार्बन का। 22 किसका रेशियो है? हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 11, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या ये रेशियो हमेशा सिंपल दिखेगा? तो सिंपल दिख नहीं रहा आपको ना, रेशियो बड़ा दिख रहा। इसका मतलब विच इज नॉट सिंपल, जो कि सिंपल नहीं है, ठीक है। और इसी चीज को हम फिफ्थ पॉइंट में हमने अच्छे से डिस्कस किया।
अब बेटा हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 6 पॉइंट में क्या कहता है, देखिएगा। एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटम ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। क्या बात कर रहा है, बहुत बढ़िया समझिए बेटा। कह रहा है कि 6 पॉइंट में कह रहा है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटम को हम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर समझिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का 6 पॉइंट क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेटा 6 पॉइंट कहता है कि किसी एक टाइप के एलिमेंट के, किसी एक टाइप के एलिमेंट के एटम को किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट के एटम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही 6 पॉइंट में कह रहा है, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। एटम ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का एटम में बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, वहां चेंज किया जा सकता है एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कैसे आप चेंज कर सकते हो, इसका आप एग्जांपल समझ लीजिए। एक एग्जांपल जैसे है बेटा कि एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का लीजिए। सपोज करिए एक एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन है और एक एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन है, तो एक एटम नाइट्रोजन का चेंज किया जा सकता है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखिएगा एटम ऑफ नाइट्रोजन कैन बी चेंज, नाइट्रोजन के एटम को हम चेंज कर सकते हैं इनटू एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम में। ठीक है, बाई किस रूल के द्वारा चेंज करेंगे, ध्यान देना है, बाई इंटरेक्शन विद एक्स रेज। एक्स रेज के इंटरेक्शन में हम लोग नाइट्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। एटम ऑफ वन एलिमेंट changes into atom of one element of atom of one element changes into atom of one atom of different element। देख लीजिए ऐसे दिया है, atom of one element may be changed into atom of different other elements। फॉर एग्जाम्पल एक काम करिए, आप एक नाइट्रोजन एटम को लीजिए और नाइट्रोजन एटम को चेंज करिए ऑक्सीजन एटम में। बाई किस प्रोसेस के द्वारा चेंज करेंगे, हम प्रोसेस के द्वारा चेंज करेंगे बाई इंटरेक्शन ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज के इंटरेक्शन में, बाई इंटरेक्शन विद एक्स रेज। ठीक है बच्चों, 6 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 7 पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, और ये लास्ट पॉइंट है और वीडियो का लास्ट जो है पॉइंट भी है, और आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समाप्त भी हो जाएगा। 7 पॉइंट में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेटा कहता है द मास ऑफ एटम, एटम का जो मास है कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। बहुत बढ़िया, देखिएगा कहता है द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहता है कि एटम, मास ऑफ द एटम, एटम के मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा द मास ऑफ एटम, एटम के द मास ऑफ एटम मींस एटम का मास कैन बी चेंज हो सकता है इनटू एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में एटम का मास एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा बेटा। आप ऊपर वाला वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा भाई, जल्दी से पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा मैंने किया हूँ लेकिन आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर का नोट भी कर लिए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करिए, नोट आप नोट करिएगा। मैं इतना एड्रेस कर रहा हूँ, इतने में आपको समझना है बहुत अच्छे से बेटा। देखिएगा जो लास्ट पॉइंट कह रहा है उसका मेन समझिए। कह रहा है द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, एटम के मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम
एटम के मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं बाय फार्मूला E=mc² के अकॉर्डिंग। ठीक बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, बढ़िया से रहिए। और बहुत बच्चे 11th के हैं जो नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। स्कूल ओपन होने के बाद जो हमारे स्कूल के हैं भाई, उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नोट्स चेक की जाएगी। इसलिए बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वॉच करते रहिए वीडियो को, नोट्स मेंटेन करते रहिए, व्हाट्सएप पे फ्लैश करके शो कर दिया करिए जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं। तो ओके बेटा, सबको बहुत बहुत, आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।